नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे परिदृश्य से पर्दा उठाने का प्रयास करूंगा जो विपक्षी पार्टियों द्वारा अक्सर समय समय पर अपनी कमियां छुपाने के लिए सत्ता पक्ष पर अनेक आरोप लगाकर एक प्रकार से पर्दा गिरा दिया जाता है ताकि विपक्ष की कोई कमी, विपक्ष की कोई खराबी, विपक्ष की कोई असफलता जनता भांप ना जाए। लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। ये अच्छी अच्छी रणनीतियों की पोल खोल के रख देता है। ऐसी पोल खोली है राज्यसभा के इस चुनाव में, जहां 15 सीटों पर इलेक्शन होना था और 15 में से लगभग 10 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है, यानी 2/3 जीत भाजपा की हुई है। अब इसमें सवाल ये आता है कि क्या रणनीति भाजपा की रही, क्या कांग्रेस की थी, और वो क्या कारण रहे कि कांग्रेस इस बार ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाने से खुद को बचाती नजर आ रही है। कारण पर आते हैं। हम सभी जानते हैं बीते रोज 15 सीटों पर, राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव आहूत था। इस चुनाव में जो रुझान आए उसने 2024 में क्या होने वाला है उसकी तस्वीर एक ट्रेलर के रूप में सामने खोल कर रख दी। जैसा कि मैंने अभी कहा, 15 में से 10 सीटों पर भाजपा ने बाजी मार दी। कांग्रेस के हिस्से में 3 और सपा के हिस्से में 2 सीटें आई। यूपी में 10 पे चुनाव था, उसमें से भाजपा ने 8 जीती, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें आके रह गई। हालांकि इन्होंने तीसरी सीट के लिए बड़ा घमासान मचाया था, लेकिन ये 2 पर सिकुड़ जाने के लिए बातें रही। हिमाचल प्रदेश में कुल 1 सीट थी, 1 पर चुनाव था, उस पर भी भाजपा का कब्जा हो गया। कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव था, यहां कांग्रेस ने 3 जीती, भाजपा के हिस्से में 1 सीट आई। सबसे ज्यादा धमाचौकड़ी देखने को मिली उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। इन दोनों प्रदेश में भाजपा की जबरदस्त रणनीति देखने को मिली। फर्स्ट क्लास बाड़ेबंदी और 4-चौबंद व्यवस्था। एक विधायक तय था कहां वोट करेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां सपा के 7 और कांग्रेस के 3 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोट कर दिया। समाजवादी के 7 और कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। राजभर जो यहाँ के एक क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उनके भी 2 विधायकों ने बगावत की, लेकिन उन्होंने सपा के पक्ष में अपना मतदान किया। ये अलग मैटर है। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ भाजपा को हुआ। उसने 8 सीटें जीत के अपनी बढ़त कायम की और ये इशारा कर दिया कि अब वो विधानसभा में 80 सीट, जो इस क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उन पर कब्जा जमाने जा रही है। इससे बड़ा गजब हुआ हिमाचल में। हिमाचल में गजब ये हुआ कि वह सरकार कांग्रेस की है, जाहिर है बहुमत में है, तो फिर राज्यसभा सांसद बनना था कांग्रेस का ही, लेकिन हुआ क्या, भाजपा का बन गया। कैसे? यहां कांग्रेस के 6 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। इसे आत्मा की आवाज कहा गया। ये आत्मा की आवाज यूपी में भी सुनने को मिली। यहां भाजपा के हर्षवर्धन महाजन जीत गए, जबकि कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का मुंह देखना पड़ गया। अब अखिलेश का बयान उत्तर प्रदेश से आया। दबाव की राजनीति काम कर गई, विधायकों का अपहरण हुआ, ईडी सीबीआई इनका दबाव काम कर गया और बस क्रॉस वोटिंग कराई गई। इसमें भाजपा ने कामयाबी हासिल करी। अब यहां उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 विधायक पहले से नाराज चल रहे थे। उसका प्रमाण तभी मिल गया जब अखिलेश यादव ने अपने घर पर डिनर पार्टी दी। उस डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं आए। इसमें महिला विधायक पल्लवी सिंह भी शामिल थी। तो पल्लवी ने तो चुनाव वाले दिन खुल के ऐलान कर दिया कि हाँ, मैं नाराज भी हूं, कहा सुनी भी हुई, विरोध है मेरा, लेकिन वोट में सपा के पक्ष में करूंगी। लेकिन 8 में से जो 7 और रह गए थे, उन 7 ने सपा को वोट नहीं दिया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पक्ष में मतदान कर दिया।
इससे जो कांग्रेस को लगा था एक एक्स्ट्रा सीट वो जीत जाएगी, सॉरी सपा को, वो नहीं जीत पाई। और भाजपा ने जो एक्स्ट्रा प्रत्याशी खड़ा किया था रणनीति के तहत, वो उनका एक्स्ट्रा प्रत्याशी यानी 8वां प्रत्याशी भी जीत गया। अच्छा, अब बात आती है हिमाचल की। वहां क्या गजब हुआ। यहाँ कांग्रेस आश्वस्त थी क्योंकि सरकार उनकी, जो निर्दलीय विधायक थे उनका समर्थन भी कांग्रेस के साथ ही था, तो फिर कांग्रेस का सांसद जीतना था। लेकिन वो गच्चा खा गई। 6 कांग्रेसी विधायकों ने, मतलब इसको कहेंगे कांग्रेस प्लस निर्दलीय, इन विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी पक्ष में मतदान कर दिया। कारण बताया जाता है इसमें, देखिए अब यहाँ ये बात आ रही जैसे अखिलेश बिल्कुल तैयार बैठे थे, सीबीआई, ईडी और दबाव, अपहरण, कि ये अपने को पत्ता फेंकना है हमेशा की तरह। कांग्रेस भी यही करती है, अधिकांश विपक्षी दल यही करती है। यहाँ भी वही स्थिति थी कि ईडी का दबाव था, सीबीआई का दबाव था, ऐसा था और वैसा था। लेकिन यहाँ एंड टाइम पे पोल खुल गई कि कांग्रेस में बवंडर अंदर ही है, विपक्षियों में बवंडर अंदर ही है। ये अपनी ये कमियां दिखाने के लिए या दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों की आड़ लेते हैं और अपने पाप छुपा जाते हैं। देखिए कारण पे आते हैं। यहाँ नेशनल चैनलों पर खुलकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हिमाचल की सुक्खू सरकार स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समर्थकों की 1 साल से अनदेखी कर रही है। 1 साल से मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह। ये स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र भी हैं। और वीरभद्र जी कौन? लगभग 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके पुत्र हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने बिल्कुल नेशनल चैनलों पर पत्रकार वार्ता में आके इनकी सारी पोल खोल दी। वो क्या पोल खोली, अब ये सुने। इन्होंने स्पष्ट कहा, चुनाव मेरे पिता के नाम पर लड़ा गया, हर पोस्टर में मेरे पिताजी थे, हर पेम्पलेट में मेरे पिताजी थे, हर बैनर में मेरे पिताजी थे। और ये अपील थी, एक मार्मिक अपील, कि मेरी जनता, मेरे हिमाचल के लोग मेरे संबंधों का फर्ज निभाएंगे। लेकिन जब पार्टी जीत गई कांग्रेस, तो इन्होंने किसको बना दिया सीएम? सुखविंदर सिंह सुक्खू को। जबकि प्रबल दावेदार कौन था? सीएम पद का प्रबल दावेदार था तो वो थी कहेंगे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी, और ये जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, इनकी माता है। ये प्रबल दावेदार थी। लेकिन कांग्रेस ने अदल-बदल किया, सरकार चली, विक्रमादित्य को मंत्री बनाकर संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अंदर खाने आग जलती रही। खुद विक्रमादित्य सिंह ने माना कि हाँ, कांग्रेस में उनकी अनदेखी हो रही थी। खासकर वीरभद्र सिंह के जितने भी समर्थक थे, जो विधायक बनकर जीत के आए थे, उन सबकी अनदेखी हो रही थी। हम मंत्री भले थे, लेकिन हमारे द्वारा प्रस्तुत विकास कार्यों को वहां की ब्यूरोक्रेसी फाइलों को अटका रही थी। उन्हें शायद संकेत था सरकार की ओर से कि जो वीरभद्र सिंह के समर्थक हैं, खासकर विक्रमादित्य सिंह, इन सभी की फाइलों पर गौर नहीं करना है। इन्हें मतलब किसी प्रकार का फुटेज न मिल जाए विकास कार्यों का। और यही कारण रहा, उन्होंने कहा यही कारण है हमारी उपेक्षा, हमारी अनदेखी कांग्रेस के पतन का कारण बनी, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्रॉस वोट का दूसरा कारण और भी है। विधानसभा चुनाव में जैसा ही कहा है, एक धड़े की अनदेखी हुई। उनमें हर्षवर्धन महाजन भी शामिल थे। ये पुराने कांग्रेस ही हैं। जब कांग्रेस इनके साथ न्याय नहीं कर पाई तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। और भाजपा में जब ये राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, कांग्रेसी तो थे ही, इन्होंने अपने पुराने मित्रों को इकट्ठा किया, उनको अपने विश्वास में लिया। भाजपा ने उन पर हाथ रख दिया और निर्णय हर्षवर्धन महाजन के पक्ष में आ गया। तो अब ये क्या हुआ कि इधर कांग्रेस में इधर तो गुटबाजी, वीरभद्र सिंह के लोगों की उपेक्षा, हर्षवर्धन सिंह जैसे लोगों के साथ में अन्याय,
और जब कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा में जाएगा तो ये तो है नहीं कि उससे बिल्कुल संबंध सूत्र सारे टूट गए कांग्रेस से। भाई संबंध और संपर्क तो बने रहते हैं ना, वो काम कर गए। और चूंकि नेशनल टेलीविजन चैनलों पे ये बात आ गई तो अब कांग्रेस इसमें सीबीआई ईडी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। हालांकि क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन पत्रकारों ने किया, कोई दबाव तो नहीं है ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का, तो ये खुल के कहा गया हम सब चीजों निपटना जानते हैं, सब में सक्षम है हम, कोई दबाव नहीं है। कांग्रेस के पाप कांग्रेस को खा गए। तो कुल मिला के बात कहने की ये है, पार्टी कोई भी हो, आप जनता के दिलों को जीतने का काम कीजिए, जनता के रुख को पहचानिए। अब जनता तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चाहती। कोई भी दल हो, अच्छी तरह से अध्ययन कर लो। जो तुष्टिकरण की राजनीति पर भी अड़ा रहेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि अब तो सपा में लोग कहने लगे हैं कि हमने कहा था अखिलेश से राम मंदिर चलो, राम मंदिर नहीं गए, हम उसके दिन ठान के बैठे थे, आने तो कोई मौका, बताएंगे हम कि तुम कब तक हिंदुओं की भावनाओं को चलते रहोगे। भाई सपा में है इसका मतलब थोड़ी कि हिंदुत्व मर गया है, कांग्रेस में है इसका मतलब थोड़ी हिंदुत्व मर गया है, या अन्य इंडी गठबंधन में शामिल है इसका मतलब थोड़ी हिंदुत्व मर गया है। अंदर हिंदुत्व तो जागृत है, और आप उस पर अगर मसलोगे तो फिर आक्रोश एक समय निकलता है। सहनशीलता की सीमाएं होती हैं, हर आदमी का अपनी सहन शक्ति होती है, उससे अधिक उस पर जब आप दमन करते हो उसका, तो फिर वो उछलता है, फिर वो विस्फोटक स्थिति में सामने आता है, हो भी रहा है। अब इसके बाद भी यदि विपक्षियों को अकल ना आए तो फिर उनकी अकल पर तरस ही खा सकते हैं, इससे कहता और कुछ नहीं। फिर भी कामना यही करेंगे, भारतीय लोकतंत्र में जो बहुदलीय प्रणाली का भारी योगदान है वो प्रणाली जीवित बनी रहे, इसके लिए विपक्षियों का तुष्टिकरण की नीति से हटना अत्यावश्यक है। बस इसी चेतावनी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे कंटेंट जनहित में है और राष्ट्र से सरोकार लिए हुए हैं, तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक अवश्य करें, उन्हें शेयर करें, और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।